गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज केमिस्ट्री क्लास 12th हिंदी मीडियम का विलियन चैप्टर का दूसरा क्लास है। जो पहला क्लास नहीं किए हैं वो मेरे फेसबुक आईडी पर जाकर जो रिकॉर्डेड वीडियो है उससे आप पहला क्लास कर लें, फिर आज जो दूसरा क्लास होगा उसको पढ़ेंगे। और जो पहला क्लास कर चुके हैं वो मेरे साथ बने रहें। मैं अभिषेक सर आपके लिए हिंदी मीडियम सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री विलियन हम शुरू करते हैं। चूँकि फर्स्ट क्लास में हमने विलियन के प्रकार को डिस्कस किया था, जिसमें ठोस द्रव विलियन, द्रव द्रव विलियन की चर्चा हम लोगों ने कर चुकी थी। अब आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वह है गैस द्रव विलियन। तो गैस द्रव विलियन हम देखते हैं कि सभी गैसें जो द्रव में उसकी विलेयता होती है उसकी समान नहीं होती है। जैसे हम देखेंगे कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, ये सब गैसें अधिक विलेय होते हैं जल में। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैस लेंगे तो ये अल्प विलेय होगी। फिर भी जो ऑक्सीजन की जल में विलेयता है उसके कारण झीलों, नदियों और समुद्रों में रहने वाले जीव की रक्षा के लिए पर्याप्त है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता एवं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहले हम हेडिंग करेंगे गैस द्रव विलियन। गैस द्रव विलियन। तो गैस द्रव विलियन में हम लिख सकते हैं कि सभी गैसों की द्रव में विलेयता समान नहीं होती है। कुछ गैस हैं जैसे अमोनिया, NH3, CO2, HCl, ये सब जो गैस हैं ये जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। वही हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2, N2, O2 आदि गैसें जल में अल्प विलेय होते हैं। फिर भी हम जो जलीय जीव देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जल में विलेयता, चूंकि हम यहां देख रहे हैं कि ये अल्प विलेय है, लेकिन O2 की जल में विलेयता के कारण ही जो जलीय जीव है वह मतलब उसकी रक्षा करने के लिए ये ऑक्सीजन जो है वह पर्याप्त है। विलेयता ही झीलों, नदियों,
समुद्रों आदि ऑक्सीजन की जल में विलेयता ही झीलों, नदियों, समुद्रों में रहने वाले जलीय जीव में रहने वाले जलीय जीव की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं, की रक्षा करने के लिए पर्याप्त। क्योंकि जितना ऑक्सीजन जलीय जीव को चाहिए उतना ऑक्सीजन जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन है नदियों, समुद्रों और झीलों में वह पर्याप्त है। तो हमने देखा गैस द्रव विलयन कि सभी गैसों की द्रव में विलेयता एक समान नहीं होती है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। वही हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों को देखते हैं तो यह जल में अल्प विलेय होते हैं। फिर भी जो ऑक्सीजन की जल में विलेयता है ही झीलों, नदियों, समुद्रों आदि में रहने वाले जलीय जीव की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हमने ठोस द्रव में पढ़ा, द्रव में पढ़ा। अब गैस द्रव विलयन में जो गैस की द्रव में विलेयता है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस और जिस द्रव में हम उसे मिला रहे हैं जो विलायक है उसकी प्रकृति कैसी है। तो गैस और द्रव की प्रकृति हम देखते हैं कि जो आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस हैं तो वो अत्यधिक घुलनशील होते हैं। साथ ही ऐसे गैस जल में आसानी से घुल जाते हैं जो द्रवीभूत होने की क्षमता रखते हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि गैस एवं द्रव की प्रकृति। गैस एवं द्रव की प्रकृति। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस, आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस, आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। तो गैस और द्रव अगर दोनों की प्रकृति समान हो और गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाए, मतलब कंडेंस होकर के, संघनित होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो इस तरह के गैस विलायक में आसानी से घुल जाएंगे। दूसरा कारक हम लोग देखेंगे
वह है ताप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताप का गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रभाव। तो हम देखते हैं कि जो घुलने की प्रक्रिया है, घुलने की प्रक्रिया में गैस के आयतन में संकुचन होता है और संकुचन होकर के वह द्रव में परिवर्तित होता है। तो इस संकुचन के फलस्वरूप उसमें ऊर्जा रिलीज होती है। यह तो हम इस रूप में कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कहीं भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसकी विलेयता घटती है। हम यह महसूस कर सकते हैं कि देखते हैं क्या कि जो ठंडे जल होते हैं, तो ठंडे जल में जो जलीय जीव होते हैं वह ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। और अगर जल गर्म हो जाए तो चूंकि ऑक्सीजन की विलेयता उस जल में घट जाती है, जिसके कारण कि गर्म जल में जो जलीय जीव है वह रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि जो दूसरा फैक्टर है वह है ताप। तो जो घुलने की प्रक्रिया है उसमें गैसों में संकुचन होता है। तो हम लिख सकते हैं घुलने की प्रक्रिया में गैसों में संकुचन होता है और इस संकुचन के फलस्वरूप घुलने की प्रक्रिया में गैसों में संकुचन होता है और इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गई और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता। अभी हम किसकी विलेयता की बात कर रहे हैं? तो गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो हम लिख सकते हैं कि ठंडे जल में जलीय जीव अधिक आराम महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले पहले कारक गैस और द्रव की प्रकृति। इजिली लिक्विफाइबल गैस जो होगा, आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस विलायक में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। साथ ही ताप में हमने देखा कि जो घुलने की प्रक्रिया है उसमें गैसों में संकुचन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गई और ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठंडे जल में जलीय जीव अधिक आराम महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ली सातेलिय सिद्धांत का पालन करता है। अतः यह सातेलिय सिद्धांत का पालन करता है। तो अब जो अगली प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है दाब। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दाब का प्रभाव, चूँकि इसी पर आधारित है हेनरी का नियम। तो अब हम आगे टॉपिक
देने जा रहे हैं दाब का गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रभाव। दाब का प्रभाव। तो हम देखेंगे कि किसी विशिष्ट द्रव में अगर गैस को घुलाया जाए तो गैस की विलेयता जो होगी, दाब जितना बढ़ाया जाएगा उतना बढ़ेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह हेनरी नियम का पालन करती है। तो अब हम देखेंगे कि हेनरी नियम क्या है और किस प्रकार से जो गैस है विलायक में घुलाया जाता है, द्रव में घुलाया जाता है और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे कि जो दाब का प्रभाव है वह हेनरी नियम का पालन करती है। तो किसी विशिष्ट द्रव में किसी गैस की विलेयता हम लिख सकते हैं किसी विशिष्ट द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन वह कितना बढ़ती है अब हम देखने जा रहे हैं हेनरी के नियम के अनुसार। तो यह हेनरी के नियम का पालन करती है। लिख सकते हैं यह हेनरी के नियम का पालन करती है। तो अब हम समझने जा रहे हैं ये हेनरी के नियम क्या है। तो हम देखेंगे हेनरी नियम, साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम हेनरी, और ये विलियम हेनरी 1802 में उन्होंने जो दाब है, दाब तथा गैसों की विलेयता, किसमें? द्रव में, मतलब गैसों की द्रव में विलेयता और दाब के मध्य इन्होंने संबंध स्थापित किया। तो विलियम हेनरी 1802 में हम लिख सकते हैं विलियम हेनरी 1802 में दाब एवं गैसों की द्रव में विलेयता के मध्य संबंध स्थापित किया। तो हेनरी के नियम के दो मुख्य तथ्य हैं। जो पहला है, हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में जो गैस की विलेयता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और द्रव में गैस को हम मिला रहे हैं, तो जितना हम उस पर दाब लगाएंगे, जो आरोपित दाब होगा वह गैस की विलेयता के समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं स्थिर ताप पर किसी दिए गए गैस, स्थिर ताप पर किसी दिए गए गैस की
द्रव में विलेयता, उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो इसे हम पहला स्टेटमेंट के रूप में कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए गैस की द्रव में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो गैस की विलेयता है उसे हम मैथमेटिकली इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं S, और ये समानुपाती होता है किसके? तो आरोपित दाब के। जहां ये सॉल्युबिलिटी यह हो गई गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, और P जो हो गया दिस इज आरोपित दाब। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं, KH। इसे KH जो है यह हेनरी स्थिरांक या नियतांक कहलाता है। तो हमने हेनरी के स्टेटमेंट के अनुसार एक रिलेशन देखा। फिर से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। तो किसी विशिष्ट द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है और यह हेनरी के नियम का पालन करती है। विलियम हेनरी 1902 में दाब और गैस की द्रव में विलेयता के मध्य एक संबंध स्थापित किया, और इसके संबंध के अनुसार हम देखते हैं कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए गैस की द्रव में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती है। एक रिलेशन हमने यहां से जाना। कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है? अच्छा, ठीक। तो हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि पहले मिटा लिया जाए। जो हेनरी का दूसरा स्टेटमेंट है, किसी विलयन में हम देखते हैं कि जो गैस का आंशिक दाब होता है, विलयन में गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि विलयन का आंशिक दाब और उसके मोल प्रभाज पर संबंधित उन्होंने एक रिलेशन दिया। तो हम लिख सकते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट होगा हेनरी नियम का, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, दूसरा स्टेटमेंट किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या सीधे हम लिख सकते हैं गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इस पर आधारित जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम समझेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X से हम किसको रिलेट करते हैं? तो इसके मोल प्रभाज को।
जहां P हो गया गैस का आंशिक दाब, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं। और X हो गया मोल प्रभाज्य। तो ये दो रिलेशन हमने हेनरी के नियम से स्थापित किया, इसको समझने का प्रयास किया। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें P और X के बीच, P हो गया गैस का आंशिक दाब और X हो गया मोल प्रभाज्य, तो चूंकि समानुपाती है तो जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। कुछ हेनरी नियम की परिसीमाएं समझेंगे कि ठीक है, हेनरी नियम जो है यह गैस की द्रव में विलेयता के संबंधित जो इनका तथ्य था कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मतलब मोल फ्रैक्शन, और जो सॉलिबिलिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन यह जो नियम है यह मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आदर्श गैस पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ समझें कि यह नियम जो हेनरी का नियम है यह मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। और जो आदर्श गैस है इसमें हम लोग देखेंगे कि ठीक है, दाब जो है हम बढ़ाते हैं और गैस की विलेयता बढ़ती है, लेकिन दाब हम बहुत अधिक नहीं बढ़ाते हैं। एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ये हो सकता है। दाब को बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है और जो ताप होगा उसको बहुत कम नहीं करना है। तो ये पहला हेनरी नियम की परिसीमाएं के रूप में हम ले सकते हैं कि दाब बहुत अधिक नहीं और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम देखेंगे कि जो गैस को हम जिस विलायक में मिला रहे हैं किसी प्रकार की कोई उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया इसमें नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक और हम इसकी परिसीमाएं की चर्चा करेंगे कि जो गैस है विलायक में हमने उसे घुलाया, किसी प्रकार का गैस के कण और विलायक के अणु के बीच संयोजन या वियोजन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे हेनरी नियम की परिसीमाएं। तो हेनरी नियम की परिसीमाएं हम यह लिख सकते हैं कि यह नियम मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। यह नियम मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। और इसकी परिसीमाएं में हम पहला जो तथ्य रखेंगे कि चूंकि हमने कहा कि दाब बहुत अधिक नहीं एवं ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं दाब
बहुत अधिक नहीं एवं ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और दूसरे स्टेटमेंट के रूप में हमने देखा कि गैस को जब किसी विलायक में मिलाया जाता है तो किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, तीसरी जो परिसीमाएं हैं वह देखते हैं कि गैस विलायक में अगर घुल रहा है तो विलायक के अणु के साथ किसी प्रकार का संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए। तो विलायक में घुलकर गैसों में क्या संयोजन और वियोजन में नहीं, गैसों का कह सकते हैं, गैसों का संयोजन एसोसिएशन या वियोजन नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो हेनरी नियम की परिसीमाएं हैं तो यह 3 तथ्य पर्याप्त है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या अन्य स्टेट बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में यह पूछा जा सकता है कि हेनरी के नियम क्या हैं, स्टेटमेंट दें और उसकी परिसीमाएं क्या है। तो काफ़ी तथ्य है कि दाब बहुत अधिक नहीं और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैसों की विलायक के साथ किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए और विलायक में घुलकर गैसों का मतलब गैस जो हम जिस विलायक में घुला रहे हैं तो किसी प्रकार का उसमें संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब गैसों के कण टूटकर विभाजित नहीं हो या उसके कण मिलकर बड़े रूप धारण नहीं कर ले। मतलब संयोजन और वियोजन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग कि आखिर हम अपने डे टू डे लाइफ में इस हेनरी नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग या व्यवहारिक अनुप्रयोग व्यवहारिक अनुप्रयोग जो मुख्य अनुप्रयोग हैं इसके हम इस रूप में डिस्कस कर सकते हैं कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स और जो सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
को जो मिलाया जाता है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसमें जो है घुल जाए, उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि उसमें बहुत अधिक दाब में उसको सील पैक किया जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर पैक किया जाता है। तो हम देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में जो पहला अनुप्रयोग के रूप में सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर बोतल में उच्च दाब पर सील पैक किया जाता है, या सीधे पैक किया जाता है, सील किया जाता है, सील किया जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बॉटल में उच्च दाब पर सील किया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इसमें एप्लीकेशन देख सकते हैं कि पर्वतारोही या आरोहक जिसको कहते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर उनमें सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसके खून और ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वह बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, और जिसके कारण कि ऐसे आरोहक के ब्लड में, टिश्यू में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वह बहुत ही कम हो जाता है, और इस ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन कम होने के कारण उनमें कमजोरी महसूस होने लगता है, सोचने की शक्ति जो है वह है बहुत ही निम्न स्तर पर चली जाती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे आरोहक जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है हेनरी के नियम का, कि अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। लिख सकते हैं दूसरा नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। तो क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिससे आरोहक के खून और ऊतकों में, जिससे आरोहक के खून तथा ऊतक में O2 की सांद्रता कम हो जाती है, और O2 की सांद्रता कम होने के कारण अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जिससे आरोहक के खून तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है एवं आरोहक को कमजोरी
महसूस होने लगती है। आरोहक आसानी से अच्छे ढंग से सोच नहीं पाते हैं, और इस तरह के लक्षण को हम कह सकते हैं एनोक्सिया या हाइपोक्सिया। यह लक्षण एनोक्सिया कहलाता है। और इस लक्षण से निजात पाने के लिए हम कह सकते हैं कि आरोहक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस कारण आरोहक O2 सिलेंडर या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए O2 सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो हेनरी के नियम के हम दो अनुप्रयोग को देखें कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है, पैक किया जाता है। और दूसरा, अत्यधिक ऊंचाई पर चूंकि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने के कारण जो आरोहक है, पर्वतारोही है, माउंटेनियर जिसे कहते हैं हम, उसके ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि आरोहक कमजोरी महसूस करने लगता है, और इस लक्षण को हम एनोक्सिया कहते हैं। और इस एनोक्सिया से निजात पाने के लिए जब ऊंचाई पर आरोहक चढ़ने लगते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हो सकता है कि गहरे समुद्र में गोताखोर, ठीक है, तो गोताखोर के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है यंत्र, उस यंत्र में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की सांद्रता अगर अधिक रहती है, जो बिना यंत्र इस्तेमाल किए हुए अगर गोताखोर समुद्र में जाएंगे तो चूंकि नाइट्रोजन की सांद्रता अधिक होती है, उसके कारण जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है, जो उसका हानिकारक प्रभाव है, उसके ब्लड में वह प्रवेश करने लगता है, और जिसके कारण कि एक कंडीशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं बेंट, जिससे गोताखोर मर भी सकता है। तो इसे रोकने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम मिश्रित किया जाता है, और नाइट्रोजन का जो सांद्रता है उसे थोड़ा कम की जाती है। तो नाइट्रोजन लगभग 52%, ऑक्सीजन की सांद्रता थोड़ा बढ़ाई जाती है 32%, 32 पॉइंट कुछ 1%, और हीलियम लगभग 11.7% हम हीलियम को उसमें मिक्स करते हैं। और हीलियम मिक्स करने के कारण जो नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट है, तो नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट को कम किया जाता है। तो हम अगला अनुप्रयोग को लिखें, तीसरा, स्टेटमेंट तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्या लिख सकते हैं? गहरे समुद्र में गोताखोरों के इस्तेमाल करने वाले, गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा
इस्तेमाल करने वाले यंत्र में किसके टॉक्सिक इफेक्ट, तो N2 के जहरीले प्रभाव को रोकने के लिए हीलियम मिश्रित पर्याप्त मात्रा में, हम लिख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में हीलियम मिश्रित किया जाता है। और परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 52.2% और ऑक्सीजन लगभग 32.1 के लमसम 32.1 और हीलियम 11.7%। तो 11.7% हम हीलियम को उसके सिलेंडर में मिक्स करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन का जो जहरीला प्रभाव होता है, तो नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव को इधर से N2 की सांद्रता बढ़ने पर रक्त में इसके जहरीले प्रभाव को बेंट कहा जाता है। बेंट कहा जाता है। देखें स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं। गहरे समुद्रों में गोताखोरों के द्वारा इस्तेमाल करने वाले यंत्र में नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में हीलियम मिश्रित किया जाता है। नाइट्रोजन 52.2, ऑक्सीजन 32.1, हीलियम 11.7। और नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ने पर रक्त में जहरीले प्रभाव को बेंट कहा जाता है। तो इसी बेंट जो नाइट्रोजन का रक्त पर जो जहरीला प्रभाव है उसे कम करने के लिए हम हीलियम मिश्रित कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम एक प्रश्न ले लें हेनरी नियम पर तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। जरा सा, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि H2S एक गैस हमने ले लिया, H2S गैस की जल में, H2S गैस को हमने जल में STP पर विलेता, विलेता का एक वैल्यू हमने ले लिया लगभग 0.195 m ले लीजिए, चूँकि विलेता मोलरिटी में हम देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि हेनरी स्थिरांक निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वो तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। और हेनरी लॉ से रिलेटेड इसी तरह का सवाल हो सकता है कि यदि एक गैस हमने ले लिया जल में
कि यदि H2S गैस की, यहाँ गैस कर दिया जाए, जल में STP पर विलेयता इतना है, एक वैल्यू ले लिए। तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात करें। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अपने मन से हमने ले लिया। तो हम जो पहला नियम हेनरी का था वो हम देखे थे कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां पर हम देखें हेनरी नियम से, हेनरी नियम से कि HP, जहां पर हमने S जो है, जहां क्या हो गई, तो गैस की विलेयता, दिस इज इक्वल टू गैस की विलेयता। तो इसका वैल्यू हमने कितना लिया, दिस इज इक्वल टू 0.195 m। अब हम देखेंगे कि जो P है, प्रेशर, गैस का आंशिक दाब, P इज इक्वल टू गैस का आंशिक दाब। और यह आंशिक दाब चूंकि हमने किस पर लिया है, STP पर, तो 180 m। अब आसानी से यह सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा, चूंकि हमको यहां से क्या निकालना है, हेनरी स्थिरांक निकालना है। और KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/P। और यहां से हम जो मेरा गैस की विलेयता का वैल्यू है 0.195 m और बाय ये 1, तो जो वैल्यू आएगा स्पष्ट है कि 0.195 मोल बाय एटीएम। तो इस तरह का सवाल हो सकता है, कहीं आपको प्रेशर निकालने कहा जाए, कहीं गैस की विलेयता निकालने कहा जाए, या कहीं हेनरी स्थिरांक निकालने कहा जाए। तो बहुत आसान है कि यदि इस तरह का एक प्रश्न लेंगे कि कोई गैस को हम मिलाए और उसकी विलेयता दी हुई है, हेनरी स्थिरांक निकालिए, तो हमने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। जो दूसरा स्टेटमेंट है उस पर सवाल हम देखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, इस सारे को पढ़ने के बाद हम जो हेनरी के नियम से रिलेटेड, जो हेनरी ने गैस की विलेयता, दाब और मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल फ्रैक्शन और दाब के बीच जो संबंध स्थापित किया, तो उससे रिलेटेड भी हम सवाल करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा जिसे हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो हमने विलेयता की चर्चा की थी, तो संतृप्त विलयन हम देखेंगे एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलयन में, एक निश्चित ताप पर विलयन के लिए उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा, कि इतना हम उसमें विलेय को मिला रहे हैं फिक्स टेम्परेचर पर कि अब उसमें विलेय नहीं घुलेगा। तो इस तरह का जो विलयन होगा वह संतृप्त विलयन कहलाएगा। और संतृप्त विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं, हम उसे पढ़ेंगे। पहले हम हेडिंग कर लें, संतृप्त विलयन। तो ये सवाल समझ में आया होगा। संतृप्त विलयन,
क्या परिभाषा ले सकते हैं संतृप्त विलयन? तो किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, विलयन के लिए विलयन में, निश्चित ताप विलयन में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा। अधिकतम मात्रा, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो कल हम इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड सवाल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहें। आज दूसरा क्लास था विलयन का। जो भी पहले क्लास में जो पहला वीडियो है वह देख चुके हैं, दूसरे को आज अच्छी तरह से आपने समझा और कल 8 से 9 आप बने रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।